कृषि क्षेत्र में काम करने वाली 2/3 से अधिक आबादी के कारण भारतीय चुनावों में किसानों के पास वोटों का बहुत बड़ा हिस्सा है। सरकार इस वोट आधार को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती, इसलिए सरकार हमेशा इस वोट आधार को लुभाने की कोशिश करती है। 27 सितंबर 2020 को जब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फार्म लॉज को मंजूरी दी तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के किसानों का एक बड़ा एजिटेशन हुआ। भारत ने 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखा, इसलिए सरकार ने अंत में 3 कृषि कानूनों को रिपील कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर की सुबह गुरु पर्व पर घोषणा की कि उनकी सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में समिति नियुक्त की। समिति में कृषि अर्थशास्त्री अनिल घनवट, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल थे। भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान भी शुरू में समिति का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। समिति ने कृषि कानूनों का अध्ययन किया और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। इसने नरेंद्र मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों पर 92 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। हालांकि कोर्ट ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन एक किसान संघ के नेता अनिल घनवत ने किसानों के व्यापक हित के लिए इसे सार्वजनिक करने का फैसला किया। विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ कुल 11 बैठकें की, जिनमें किसान संघ, उद्योग निकाय, निजी बाजार, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राज्य सरकारें, पेशेवर और शिक्षाविद आदि शामिल थे। फिर इसने खामियों को दूर करने के लिए 4 स्तरीय रणनीति की सिफारिश की। कृषि कानून। शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल जे घनवत, पैनल के सदस्य, जिन्होंने 1 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आग्रह किया था, ने यह भी कहा कि समिति 3 कानूनों को निरस्त करने का समर्थन नहीं करती है, जैसा कि प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा मांग की जा रही है। लेकिन उनका और उनके संगठन का निश्चित रूप से मानना था कि कानूनों में कई खामियां हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हमें अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंपे हुए 5 महीने हो गए हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अदालत द्वारा रिपोर्ट पर संज्ञान न लेने के क्या कारण हो सकते हैं, और उन्होंने अदालत से रिपोर्ट को जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह किया। पैनल के सदस्य ने स्वीकार किया कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जारी होने के साथ उत्पन्न होने वाले कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर विचार करना होगा, जिसके लिए उन्हें समय लेने की आवश्यकता है, लेकिन वे इसे डंप नहीं कर सकते हैं और उन्हें इसे डंप नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों के हितों को उनकी उपज के लिए स्थायी तरीके से बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के लिए केंद्र में रखा गया है, वित्तीय और पर्यावरणीय दोनों रूप से। ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त फीडबैक से पता चलता है कि 2/3 किसान कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं, जबकि 1/3 ने कानूनों का समर्थन नहीं किया। ईमेल के माध्यम से प्राप्त फीडबैक से पता चला है कि अधिकांश हितधारक कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। इन कृषि कानूनों को निरस्त करना या लंबे समय तक सस्पेंड रखना कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले मूक बहुमत के लिए अनुचित होगा। 85% से अधिक किसान संगठनों द्वारा अधिनियमों का समर्थन करने के बाद भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। इस आंदोलन में कई खालिस्तानी तत्व भी बड़ी शिद्दत से शामिल थे और ये बात फिर से हो रही है। प्रदर्शनकारी किसान मुख्य रूप से मांग कर रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाना। अन्य मांगें हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफ करना और 2020-21 के विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेना। किसान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मारे गए लोगों के लिए भी न्याय चाहते हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान 4 किसानों सहित 8 लोगों को कारों ने कुचल दिया। एमएसपी के लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। एमएसपी गारंटी का अर्थशास्त्र विशेषज्ञों का कहना है कि वित्तीय निहितार्थों को देखते हुए यह मुश्किल हो सकता है, जबकि सरकार ने पहले ही संकेत दिया है कि एक गारंटीकृत एमएसपी, जो आंदोलनकारी किसानों की मुख्य मांग है, संभव नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने संकेत दिया है कि यदि एमएसपी गारंटी कानून लाया जाता है तो सरकार अतिरिक्त खर्च पर विचार करेगी। सालाना कम से कम 10 लाख करोड़ रु आय। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स के निदेशक अनुसंधान पुष्ण शर्मा ने कहा कि अगर सरकार उन 23 फसलों का पूरा उत्पादन खरीद लेती है जिनके लिए एमएसपी की घोषणा की गई है तो प्रभाव बहुआयामी होगा। उन्होंने कहा, सरकारी खजाने के लिए इसका मतलब काफी अधिक खर्च होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस कहते हैं कि खरीद के लिए कानूनी गारंटी और सरकार द्वारा हर साल एमएसपी में वार्षिक वृद्धि संभव नहीं हो सकती है। एमएसपी आदर्श रूप से एक समर्थन मूल्य है और इसे पहली पसंद नहीं बल्कि अंतिम उपाय माना जाता है। हालांकि समय के साथ ये पहली पसंद बन गया है क्योंकि एमएसपी हर साल बढ़ता है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के वरिष्ठ निदेशक और प्रधान अर्थशास्त्री सुनील सिन्हा ने कहा कि एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून संभव है, लेकिन सरकार के लिए इसके गंभीर वित्तीय प्रभाव होंगे।
उन्होंने कहा, एक बार जब ये कानून बन जाएगा और फॉर्मूला आधारित हो जाएगा, तो सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना और एमएसपी में बदलाव की छूट के बिना हर साल एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि यह एक निश्चित राशि बन जाएगी। वेतन और पेंशन जैसे व्यय। 2018 में महाराष्ट्र में इसकी कोशिश की गई और उल्लंघनकर्ताओं को 50,000 रुपये तक का जुर्माना और कारावास का सामना करना पड़ा। व्यापारियों ने खरीद का बहिष्कार किया और सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा। सरकार के पास बड़ी मात्रा में उपज खरीदने, भंडारण करने और विपणन करने के लिए भौतिक संसाधन नहीं है। अगर उसे एमएसपी का भुगतान करने के इच्छुक खरीदारों की अनुपस्थिति के कारण इसे खरीदना भी पड़ता है, तो सरकार के पास बड़ी मात्रा में उपज खरीदने, भंडारण और विपणन करने के लिए भौतिक संसाधन नहीं है, पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन ने कहा। यहां तक कि प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी भी कहते हैं कि सभी फसलों के लिए एमएसपी वित्तीय रूप से अव्यावहारिक है। इस पर आपके क्या विचार हैं, कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। और ओएसिस द फैक्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।